हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है एसएससी के जीके परिवार में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको कवर किया था और उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसमें पूछे जाने की जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं एसएससी में आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इन परीक्षाओं में जो भी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की संभावना है उनको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें पहला प्रश्न हमारा ये रहा, कामाख्या माता का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या माता का मंदिर भारत के असम में स्थित है। और जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। और इसी के साथ जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी, जो कि जिससे बहुत आने के चांस रहते हैं प्रश्न और परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कहते हैं भीतरगांव ईंटों का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी भी देखेंगे जो गुजरात है। गुजरात में कौन सा मंदिर है? गुजरात में है द्वारकाधीश मंदिर। अगर ऑप्शन में आएगा, कहीं प्रश्न आएगा तो उसमें ऑप्शन नंबर डी गुजरात लगाएंगे। गुजरात को देख के टिक लगाना है जिसमें द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। तो इस प्रश्न का हमारा कामाख्या माता का मंदिर हो गया ऑप्शन नंबर सी, असम। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वप्रथम किसने डिजाइन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पिंगली वेंकैया। इसी के साथ हम लोग एक और प्रश्न जो पूछा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसी के साथ जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, इनको भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों का, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात के बारे में जानेंगे तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। जानते हैं गंगा नदी को, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को, जो कि प्रश्न पूछा गया है, आपको बता रहे हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ गोदावरी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। गोदावरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा, प्रश्न पूछा जाता है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गोदावरी लगाना, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। चलिए, तो इसी का हमारा आंसर हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात का आंसर नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे लोगों का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जानते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो लगातार वर्षों में हुए थे। जो पहला वर्ष है 1930, 1931 और 1932। तो
पहला गोलमेज सम्मेलन हम लोगों का 1930 में हुआ था। इसी के साथ जानते हैं 1931 के बारे में। महात्मा गांधी जी द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि ने और महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वेरी इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो है जो हम अभी आपको तुरंत बताने वाले हैं, स्टार बनाएंगे इस पे। जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कैसे, किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो एक ही नाम आएगा आप लोगों का ऑप्शन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। इसी के साथ प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जानते हैं महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती का भी एक फेमस नारा है जो प्रश्न पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल अगर पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी के बारे में भी जानते हैं। तो विटामिन सी को जानते हैं अपन लोग, सी को जानते हैं कैल्सीफेरोल, विटामिन सी को जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। विटामिन सी को जानते हैं विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं और विटामिन ई को हम लोग टैकोफेरोल के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन में है। रेटिनॉल प्रश्न पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का नाम टैकोफेरोल। ऑप्शन नंबर अगर ये भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग कर देंगे, कोई आशा नहीं है छोड़ने की, इसलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, सभी लोगों ने इसका सही जवाब लगाएंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने और क्या बनवाया था, तो देखते हैं। शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल पूछे क्यों बनवाया था, तो इसने अपनी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। इसी के साथ जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। शाहजहाँ ने लाल किला, दिल्ली का लाल किला और ताजमहल आगरे में बनवाया था। अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने कुतुब मीनार का निर्माण जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार का निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जानते हैं भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। सभी लोग नोट करेंगे। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें कि 22 भाग हैं। ठीक, अब इसमें जानते हैं 395 में से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में देखेंगे, 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और चुप रहने की स्वतंत्रता। अगर हमको किसी बात पे नहीं बोलना है या किसी बात के बारे में चुप भी रहना है या किसी बात पे हमको अपनी बात बोलनी भी है, तो उसका अधिकार अनुच्छेद 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 20 जानते हैं। इसमें एक काम के लिए एक सज़ा, और सज़ा उस नियम के अनुसार होगी जब हमने कोई काम गलत किया है, यानी अपराध के समय किए गए कानून के अनुसार हमको सज़ा मिलेगी, और एक काम के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। और खुद के खिलाफ अनुच्छेद 20 में 3 भाग हैं, और खुद के खिलाफ किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम अपना गुनाह कबूल करो। अनुच्छेद नंबर 25 में देखते हैं, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि है अनुच्छेद 25। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? अभी हाल हमने आपको तुरंत बताया कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में से किस भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख? चलिए जानते हैं। अनुभाग नंबर 2, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। भारत के किन लोगों को नागरिकता है, किन लोगों को नागरिकता नहीं है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 2। भाग 3 में देखते हैं। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। इसी के साथ जानते हैं भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं। इसी के साथ अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ ले तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पे स्टार बनाएंगे, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जानते हैं लाइसोसोम, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। पिछली क्लास में बताया था। पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके पिछला वीडियो ज़रूर देखें। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताएंगे। चलिए देखते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग स्टार बना के आगे बढ़ेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कि हमारे कान में होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये भी क्वेश्चन नोट करेंगे, पूछा गया प्रश्न है।
फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। पटेला, पटेला आप सभी लोगों ने जाना होगा, जो घुटने के ऊपर गोल राउंड वाली जो हड्डी होती है हम लोगों की घुटने के ऊपर, उसको पटेला कहते हैं। एनामेल, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कौन सा हड्डी के कौन सा भाग हड्डी का मनुष्य का सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? तो सबसे ज़्यादा मजबूत हमारा दांत का एनामेल होता है। सबसे मजबूत अगर ऑप्शन में आए या प्रश्न आए तो पूछेंगे, बताएंगे हम लोग। सबसे मजबूत में दांत का एनामेल, दांत में लगा होता है जो दांत का एनामेल होता है, ये सबसे मजबूत हो जाता है। तो इसकी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स, और ऑप्शन नंबर सी, जो कि कान में मौजूद होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? तो जानते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में कुल मूल रूप से 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9, 10, 11 और 12, अब वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो जानते हैं अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची नंबर 8 हो जाएगी। अब जानते हैं 21, 71 और 92 ये क्या हैं? ये संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में अनुसूची 8 में भाषाओं को जोड़ा गया था। तो हम लोग जानते हैं 21 संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन और 92 संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन में हमारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान की में मूल रूप से कुल 14 भाषाएं थीं। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, इसलिए इससे प्रश्न पूछता है कि कौन सी भाषा 15वें संविधान संशोधन 15वें रूप में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। इसी के साथ जानते हैं 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके लिए नमक करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी याद रखेंगे, जिससे हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और अब 92वां संविधान संशोधन में हमने 4 भाषाओं को जोड़ा था, जो कि कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ा था। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, सरहुल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोगों को बता दें सरहुल त्यौहार जो है झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन जब झारखंड ऑप्शन में ना हो तब आप लोग क्या करेंगे? इसी के लिए हमने ये प्रश्न रखा है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे करके दे दिया था कि ऑप्शन नंबर में झारखंड था ही नहीं, सभी लोग हो गए परेशान। इसलिए हम लोग आपको बता दें, अगर ऑप्शन नंबर झारखंड ना हो तो इसका हम लोग छत्तीसगढ़ भी लगाएंगे, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में अगल बगल कोई भी सभ्यता है या कोई भी नृत्य है या कोई भी गीत है तो आसपास जगहों में भी मनाया जाता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ लगाएंगे। जैसे कि जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में कॉमन त्यौहार कजरी या लोक नृत्य कजरी भी है, नौटंकी भी है। तो ये हम लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। गोवा के देखते हैं लोक नृत्य कौन कौन से हैं। गोवा में हम लोग लोक नृत्य पिछले वीडियो में देखे थे, इस बार आपको अभी भी बता देते हैं। गोवा में कौन सा है? देखनी और फुगदी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोक नृत्य हैं ये। उत्तर प्रदेश में कजरी, रासलीला, नौटंकी, ठीक है। तमिलनाडु का त्यौहार हम लोग जानते हैं, तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। याद करेंगे
तमिलनाडु का पोंगल है, और अगर ऑप्शन में अट्टुकल पोंगल आ जाए तो अट्टुकल पोंगल केरल में है, पोंगल तमिलनाडु में है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पे स्टार लगाएंगे, पूछा गया सवाल परीक्षा में, जो कि हम अभी आपको तुरंत बताएंगे और इसमें देखेंगे और भी महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम में स्थित है। जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जिसमें नामीबिया से चीते मंगवाए गए थे। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है, इसको नोट करेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कूनो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं, इनको याद करेंगे। पश्चिम बंगाल, कल बताए थे आपको पिछले वीडियो में, नहीं देखा हो तो जाके देखो। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, इसलिए इसको सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेरी इम्पोर्टेंट। सुंदरबन जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे कहाँ है तो उत्तराखंड। फूलों की घाटी, नंदा देवी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा 1885 में मुंबई में हुआ था। पहला इसका सम्मेलन दिसंबर मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने कुल भाग लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई के सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा स्थान था? ग्वालियर टैंक। ठीक, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले इसका। अच्छा, ये भी प्रश्न बनता है कि जो अधिवेशन इसका होता था, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था, और स्थापना भी 28 दिसंबर को 1885 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो जानते हैं हरित क्रांति के भारत में जनक हैं MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में जानते हैं, जो अमेरिका से हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं रॉबर्ट हुक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये हमने इसलिए आपको ऑप्शन में रखा है। कोशिका, जो मानव की सबसे छोटी इकाई होती है, तो उसको कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, इसलिए हम इसको भी याद करेंगे। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को। प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी राजधानी से संबंधित सवाल हैं अभी हम इसको देखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसमें गलती हो जाती है, लोग लाहौर लगा देते हैं। लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा थिम्पू, जो है भूटान की राजधानी है। अफगानिस्तान की भी राजधानी लगे हाथ देख लेते हैं। अफगानिस्तान की लगे हाथ राजधानी काबुल। म्यांमार की है नापीते, म्यांमार की राजधानी नापीते। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी
भारत का महान्यायवादी होता है, जिसको हम भारत का सबसे बड़ा वकील भी कहते हैं, जो भारत सरकार की तरफ से किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके भारत सरकार का केस लड़ता है। जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत का जो सर्वोच्च होता है वो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। इसी के साथ जानते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति होता है। और इसको उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, बल्कि इसलिए वेतन दिया जाता है कि वो राज्यसभा का सभापति है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार, इसलिए हम इसको भी अभी देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के रूप में जानते हैं। सबसे गर्म ग्रह के रूप में जानते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है। पृथ्वी की जुड़वां बहन के रूप में जानते हैं। जुड़वां बहन के रूप में जानते हैं। और देखते हैं मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह, चलो सभी लोग बताएंगे कि मंगल का जो लाल ग्रह है इसका रंग लाल क्यों है। तब तक हम लोग देखते हैं पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें नीली दिखाई देती है पृथ्वी, इस पानी के कारण, इसलिए हम लोग इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध के बारे में भी जानेंगे। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। सूर्य के नज़दीक, इसको हम यहाँ बंद करेंगे। सूर्य के नज़दीक है, इसलिए बुध को सूर्य का नज़दीकी ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, हमने आपसे पूछा था मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका हम जवाब आपको बता देते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यंग हिल्टन आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना चलिए देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण नोट करेंगे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे की गई थी। अब जानते हैं विजय केलकर समिति, इसके अनुसार जीएसटी को बनाया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इससे हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, इसी के साथ हम लोग जानते हैं तेंदुलकर समिति, ये गरीबी से संबंधित है। गरीबी का आकलन से संबंधित है। चलिए जानते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। ये स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसी के साथ चलते हैं। चलिए, आज का सेशन हमारा हुआ समाप्त। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप उम्मीद करते हैं आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आपको परीक्षाओं के लिए, और जिससे कि पूछने की संभावना भी रहेगी। आपसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से, जिससे परीक्षा में प्रश्न आए तो आप लोग छोड़ के ना आएँ। आप लोगों को अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा है और आगे प्रश्न किस टॉपिक पे आपको चाहिए, उसी टॉपिक पे हम लोग आपको प्रश्न देंगे। और आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी
भला हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।